हारिस, हारिस आवाज आ रही है मेरे दोस्त? रिकॉर्डिंग ऑन करें प्लीज। इसे रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। अच्छा, मैं अब एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पे मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करूंगा आपसे। ठीक है, उम्मीद है आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी इस वक्त। सर, ये जो कोर्स में और आप पढ़ रहे हैं इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ये आपका कोर्स वर्क है, इसको आप PRC 3 कहते हैं। ठीक है, कोड जो दिया हुआ आई कैप की तरफ से वो है ये PRC 03। ये आपका पेपर कोड है जनाब। ठीक है, जो आप अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अब इसके अंदर पेपर में जो है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है ये। जो इसके मार्क्स हैं, इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं। टाइम जो एलोकेटेड टाइम है आपके पास एग्जाम में, जो आपके पास टाइम होता है, एलोकेटेड टाइम आपके पास मेरे बच्चों 2 आवर्स का होता है। ठीक है, और ये जो आपका पेपर है वो CB है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम। ये CB सिस्टम है आपका। ठीक है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 50 MCQs, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, और MCQs के साथ साथ आपके पास इसके अंदर BCQs, बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस भी, BCQs भी आते हैं। ठीक है, ये भी आपका आएगा। इस तरह मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शंस भी आएंगे, ब्लैंक्स की सूरत में भी आएगा। इसमें ब्लैंक्स भी आते हैं आपके। ठीक है, सो ये है जी। अच्छा, 2 मार्क फॉर ईच। 2 मार्क का एक रहेगा, 50 MCQs होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ MCQs जो है 50 वुड बी द नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये, और 2 मार्क का एक है। अच्छा, अब सिलेबस का जो मेजर मेजर एरिया है वो किस तरह से बटा हुआ है पेपर आपका जो है पूरा, ये कोर्स जो है PRC 3। आवाज आ रही है सारे बच्चों को मेरी? क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रही है? सब कुछ ऑल क्लियर? मेरे भाई, ये जो मसाइल आपके हैं ना, अल्मास, जमान, इकोनॉमिक्स आपको हार्ड लगता है, अभी पढ़ाई शुरू हुई है। इंशाल्लाह आपका नजरिया बदलेगा इसको लेकर। मुश्किल है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो लेट्स सी आगे आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा जी, अब इसके पेपर के अंदर जो सिलेबस का डिवीजन है वो इस तरह से है कि आपका जो पेपर बनता है मेरे बच्चों, वो एक सेक्शन होता है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, करीबन 40% सिलेबस इस पे बटा हुआ है। नंबर ऑफ चैप्टर कम है, लेकिन वेटेज इसका पेपर के अंदर करीबन 40% का इसका वेटेज होता है मेरे बेटा। ठीक है, 40% का वेटेज है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है। 40% पेपर करीबन इसमें से आएगा मेरे बेटा। और एक तीसरा एरिया इसके अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। इसमें से पेपर में करीबन 20% का एरिया आता है। वैसे ये डिस्क्राइब है मेथोडोलॉजी, मतलब ये प्रिसाइज्ड है, लेकिन समहाउ वेरिएशन आ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आपका 50% मेक रहा है, लेकिन आई कैप में यूजुअल कोशिश यही होती है कि इस फॉर्मेट को रिक्वायर्ड किया जाए और इसी हिसाब से हो। ठीक है ना, लेकिन वो चूंकि CB के अंदर कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप में आपको शायद मैक्रो के कुछ कभी ज्यादा मिल जाए क्वेश्चन।
ठीक है ना, या जो है वो आपका जो है वो माइक्रो से ज्यादा आ जाए, लेकिन समहाउ हमने सिलेबस पूरा ही करना है, तो वी लीज बॉदर अबाउट दैट कि सर क्या आएगा पेपर में, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता ना, एमसीक्यू की तैयारी क्लास के लेक्चर से होती है, हर चैप्टर की। मेरा बेटा ये मुंतहा बेटा, कोई मसला नहीं है, आपका मेडिकल का बैकग्राउंड है, मैंने तो पढ़ाना ही नहीं शुरू किया, मैं तो सिलेबस की बात कर रही हूँ। स्कूल तो पढ़ के आई है ना बेटा, स्कूल सबने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। तो मैं कोई ऐसी बात अभी कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। पेपर कंप्यूटर बेस होगा, 2 घंटे का पेपर का टाइम होगा, 100 नंबर का पेपर है, 2 मार्क एक एमसीक्यू के हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही आपसे कहा कि आप जो जो इस सेमेस्टर में पीआरसी देंगे, पीआरसी पूरा ही सीबी है, पीआरसी पूरा कंप्यूटर बेस होता है, फिलहाल लिखने का कोई काम नहीं है सिवाय क्लास लेक्चर के। एग्जाम में जाके आपको बैठना है, आपके सामने स्क्रीन आएगी। अब अलग अलग चैप्टर के हिसाब से नंबर ऑफ एमसीक्यूज अलग अलग होते हैं। हमारे 50 एमसीक्यू आते हैं, 50 एमसीक्यू आएंगे, उसका जवाब स्क्रीन पे मौजूद होगा। यू हैव टू डिसाइड कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। अगर आपने सही निशान लगाया आपको नंबर मिल जाएंगे। अंजा खालिद, आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं आपको वेलकम करता हूं कॉमर्स में। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं बेटा, कोई मसला नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग हो, सम हाउ सीए करने में। सीए की हम क्लास, मुझे पढ़ाते हुए सीए अब 12 साल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, तो सीए जब से हम पढ़ा रहे हैं ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तो सीए में होता है ऐसा ही है, कॉमर्स के बच्चे कम होते हैं, साइंस के ज्यादा होते हैं। तो तकरीबन 60% बच्चा साइंसेस का होता है, और जो है वो 40% बच्चा कॉमर्स का होता है। सर अब वो कॉमर्स वाले कहाँ जाते हैं, वो कुछ बीबीए में और इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। साइंस वालों कुछ जो है वो जो बेहतर ऑप्शन के लिए वो यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ये तो तय है कि इंजीनियर और डॉक्टर बनने से ज्यादा बेहतर प्रोफेशनल और उसका ऑक्यूपाइंग रेशो जो है वो सीए का है, चार्टर अकाउंटेंसी का है। इसलिए थोड़ा सा रेशो बढ़ गया है बच्चों का सीए करने वाला, क्योंकि ये बेहतर एक सेफ अपॉर्चुनिटी देता है, और माशाल्लाह बच्चे पास भी हो रहे हैं। अभी रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह, करीबन 60-70 बच्चे क्वालिफाई हुए कराची के। तो अल्लाह की रहमत से, बड़ा अल्लाह का करम है कि अल्लाह की रहमत से जितने बच्चे क्वालिफाई हुए, करीबन 60% बच्चे जो थे उनको मैंने पढ़ाया है किसी न किसी स्टेज के अंदर। तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन क्वालिफाई करेंगे, और उसमें साइंस के बच्चे भी थे जिनका साइंस का बैकग्राउंड था, और कॉमर्स के भी थे, मगर अब वो साइंस के थोड़ी ना रहे। अब तो अब आप आगे अपनी फील्ड को आपने ऑप्ट कर लिया, तो ये तो आप चेंज हो गया ना। आप तो ये बात ही नहीं करो कि मैं साइंस का हूं, अबे अब तो वो देखो जो है भाई, सही है ना। तो अब वो भूल जाए, साइंस भूल जाए, प्री मेडिकल भूल जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मोनोकोटिलेटन बाइकोटिलेटन भूल जाओ, कंप्यूटर भूल जाओ, इंजीनियरिंग भूल जाओ, इंटीग्रेशन भूल जाओ, वेलोसिटी भूल जाओ। आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स पे, बिजनेस पे, अकाउंट्स पे, ऑडिट पे, अश्योरेंस पे, लॉ पे, इस पर बात होगी, और इसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। होप कि मैं अपने अपना अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊं, अब आगे बढ़ूं। यहाँ तक अगर सारी बातें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये फजूल टाइम जाया नहीं करेंगे, समझ में आ गया कितना परसेंट है कितना है, ये सब लिख दिया है ग्रुप पे, कोशिश करूंगा भेज दूं इसको। अल्लाह, इस स्लाइड को करें अब, अल्लाह हाफिज। ठीक है, स्लाइड को कर दिया हमने, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक और स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ मेरा बेटा, उससे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो पुराने बच्चे हैं वो सब्र तहम्मुल से बैठेंगे, कोई सवाल हो पूछ लेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो अपना स्टडी टेक्स्ट निकालें, ऑनलाइन डाउनलोड करें, और फिर उसको क्या करें भाई, उससे अपना रिवीजन करते रहें खामोशी से बैठ के, ताकि आप और मजीद बेहतर हो जाएं इन सारी चीजों को लेकर। ठीक है ना। ये तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, फिजिकल में भी तो एडमिशन आ रहे होते हैं, तो उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। सो डेफिनेटली वी आल्सो हैव टू अकोमोडेट, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना नहीं है भाई, हम तो यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, इदारे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको फैसिलिटेट करना है इस रिगार्ड के अंदर।
अरे भाई थोड़ा सब्र से रहा करो, नो वॉइस, जब मैं बोल नहीं रहा तो आवाज कहाँ से आएगी। चलो, डॉक्यूमेंट तो शेयर करने दो। रेडियो सुन रहे हो क्या, वॉइस? चलो, तो ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्यूमुलेट हो। ठीक है, पेंडूपन थोड़ा सा कम करिए। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करिए। चलिए, आगे बढ़ेंगे सर। अब जब आप फिजिकल क्लास में होते हैं और टीचर किसी वजह से खामोश होता है तो क्या बोलते हो, सर आवाज नहीं आ रही। अबे ये देख रहे हो ना, टीचर कुछ काम कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा है, तो इसलिए थोड़ी आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो गई भाई। नाउ वी प्रोसीड विद इकोनॉमिक्स। व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सर, जिस इकोनॉमिक्स को आप पढ़ने जा रहे हैं, इट वुड बी अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। अब सर, ये सोशल साइंस क्या होती है? बचपन में सारों ने स्कूल में सोशल स्टडीज तो पढ़ा ही होगा, जिसमें आप सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। ठीक, ये भी वही है। Social science deals with the society and the relationship between different economic agents within a society. तो सोशल साइंस किससे डील करती है? सोशल साइंस सोसाइटी से, सोसाइटी को स्टडी करेगी और सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो इकोनॉमिक एजेंट हैं। अब सर, ये इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है, इस पर बात करेंगे। तो जिन चीजों को मैं बोल्ड किया हुआ हूं ना, इसका मतलब मैं इन पे बात करने जाऊंगा आगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे कि सोसाइटी को बताइए और क्या होता है। तो अभी इकोनॉमिक एजेंट और सोसाइटी पे बात होगी। जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। तुम नोटिस करो, मैंने इकोनॉमिक्स को भी बोल्ड किया, सोशल साइंस को भी। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि सोशल साइंसेस की ब्रांच है। सही है। अब सोशल साइंस क्या है, तो नीचे सर ने सोशल साइंस को एक्सप्लेन किया। सोशल साइंस deals with the society and the relationship between different economic agent within a society. अब सर, सोसाइटी किसे कहते हैं? सोसाइटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्लस्टर, गुच्छा, हुजूम। ठीक है, एक साथ, कंपोजिशन। जैसे आपके इलाके में कई सारे घर, ये है क्लस्टर। मार्केट में बहुत सारी दुकानें, ये है क्लस्टर। सुन रहे हो मेरी बात? क्लस्टर। जैसे आप कंपोज इफेक्ट कहते हैं, बहुत सारे घर एक जगह हो, वो क्या बन जाता है? मोहल्ला, इलाका। बहुत सारे इलाके जोड़ो तो क्या बनेगा, है ना? सुन रहे हो? बहुत सारे मोहल्ले जोड़े तो इलाका, बहुत सारे इलाके जोड़े तो क्या बनेगा? एक डिस्ट्रिक्ट, जोन, प्रोविंस। सही है। इस तरह बहुत सारे प्रोविंसेस को जोड़ दें। यार ये हम्माद कौन है यार? ये स्क्रीन पे कौन बेवकूफ लिख रहा है यार? व्हाट आर यू डूइंग गाइस? स्क्रीन पे कौन लिख रहा है यार? हम्माद कौन है यार? हम्माद बेटा, क्या पेंडूपन है यार ये? मिटाओ इसको, अपना जिस तरह लिखा है उसी उससे मिटाओ। इस रबर लो और रबर से मिटाओ, रबर से मिटाओ। हाँ, गुड, थैंक यू। आगे चलिए। अ क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस who live in a definable area and agree to share resources. क्या है सर? ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन का क्लस्टर है। जैसे तुमने नोटिस नहीं किया, मार्केट, कमर्शियल एरिया, जहां सारी दुकानें होंगी। हाँ सर, मार्केट जहां सारी दुकानें होंगी। अगर आपको मार्केट में घर दे दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पे हम कराची में रहते हैं, लाहौर के अंदर किसी बाजार में या इस्लामाबाद में किसी मार्केट के अंदर आपका घर बना देंगे, आप अजीब सा हो जाएगा आपके लिए। हर वक्त रश होगा, है ना? रात में अचानक से एकदम सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन हम जिन इलाकों में रहते हैं, वहां हम रहते क्यों हैं? बिकॉज वो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां सारे रिहायशी लोग हैं, फ्लैट्स हैं, जमीन के घर बने हुए हैं। तो हम सबके कॉमन इश्यूज एक हैं। लेकिन जहां बहुत सारी दुकानें हैं, उसे हम मार्केट कहते हैं, उनके कॉमन इश्यूज एक हैं। एक टाइम पे खुलेगी, एक टाइम पे बंद होगी। हमारे घरों में दोपहर 12 बजे लाइट चली जाए ना, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे मार्केट में लाइट चली जाए, वो तो मार्केट खुलने का टाइम है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो वो दुकानदारों के कॉमन इश्यूज एक हैं, और जो रिहायशी इलाके हैं उनके कॉमन इश्यूज एक हैं। इसीलिए कमर्शियल एरिया अलग होता है, रेजिडेंशियल एरिया अलग होता है। आपके इलाके में कोई दुकान खुल जाए, है ना? ऐसे तो लोग अपने घरों में खोल लेते हैं, एथिकली गलत है लेकिन खोल लेते हैं। आपके इलाके में कोई मैकेनिक खोल ले वर्कशॉप, आपके इलाके में कोई दुकान, स्कूल खुल जाए,
क्या ख्याल है, बॉदर हो गए ना, परेशान हो गए ना? सुबह रश लगा हुआ है, वैनों के हॉर्न बजा रहे होंगे वैन वाले, अजीब अपनी गाड़ी, आपको ऑफिस जाना है, आपके घर गाड़ी के आगे कोई अपना बच्चा छोड़ने गया, वो गाड़ी लगा के चला गया, तो आप परेशान होंगे ना। तो आप रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं जहां पार्किंग की अलग जगह होती है, घर अलग होते हैं, सुकून से रह रहे होते हैं। हाँ, बाहर निकलेंगे जहां सारे स्कूल हैं, वहां उनका अलग माहौल है, उनके कंसर्न्स एक है, उनके इश्यूज एक है। एक दिन बंद होंगे, सारे साथ बंद होंगे, देखा नहीं, स्कूल आज बंद है, गवर्नमेंट का नोटिस या ऑर्डर आता है तो सारे स्कूल बंद होते हैं। अरे भाई रिस्पॉन्ड करो, आवाज आ रही है मेरी, समझ में आ रहा है? तो सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन who live in a definable community and agree to share resources, agree to share resources। देखिए ना, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, आप सारे मिलके मोहल्ले के रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं, जगह को। जैसे आपके घर में कोई इवेंट है, शादी है, अच्छा बुरा कोई वाकया हुआ, आपने कहा जी, आपने कहा जी हमें अपना अपने घर में ना कुछ अरेंजमेंट करवाना है, जरा गाड़ी हटा लें। मोहल्लेदार कैसे होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, अरे हाँ हाँ यार, आप बोले हमारे घर का फंक्शन है, बल्कि आके मिलके काम करेंगे साथ। सबकी इलेक्ट्रिसिटी एक साथ आती है, एक साथ जाती है ना? सबके घर में पानी साथ आता है जाता है, कभी सबके घर आ रहा हो और आपके घर ना आ रहा हो तो परेशानी डबल हो जाती है। सबके घर नहीं आ रहा ना तो तसल्ली रहती है, पूरे इलाके में नहीं आ रहा अम्मी पानी, लेकिन पूरे मोहल्ले में आ रहा हो और आपके घर ना आ रहा हो, तब आप कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देते हैं, रोड तोड़ देंगे इलाके का, है ना? तो सर आप उस इलाके में रहते हैं, उस लोकेलिटी में रहते हैं, उस शहर में रहते हैं, उस कस्बे में, गांव में, है ना, जहां के रहने वाले और आपके लोगों का कॉमन इंटरेस्ट सेम हो, आपकी लैंग्वेजेस सेम हो, आपके कल्चर सेम हो, आपके नॉर्म। आगे बढ़े तो सर ये क्लस्टर है, ठीक है। देखिए ना, मैंने एक बड़ी मिसाल पिछली बार भी दी थी अपने स्टूडेंट्स को कि भाई देखो, आपके इलाके में एक दुकान हो तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, 10 दुकानें हो एक ही चीज की तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि अगर एक इलाके में किसी प्रोडक्ट की एक दुकान हो, जैसे कोई एक रेस्टोरेंट हो, कोई एक जो है वो कपड़े की दुकान हो, तो उसका उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, डेफिनेटली उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन अगर 4 दुकानें खुल जाए तो प्रॉफिट कम होगा। लेकिन हम मार्केट में नोटिस क्या करते हैं मेरे बच्चों, सारी दुकानें एक साथ होती हैं, और एक ही मार्केट के अंदर सब कंप्यूटर बेच रहे हैं, एक ही मार्केट के अंदर सब मोबाइल बेच रहे हैं, उसी मार्केट दूसरी मार्केट बनी तो उसके अंदर सब कपड़े बेच रहे हैं। अबे तो भाई फिर तो किसी का नहीं बिकेगा, नहीं वही बिकेगा, क्यों? बिकॉज वो प्लेस स्पेसिफाई हो गया। अब पूरे शहर के लोग वहां आएंगे, अब सेलर को नहीं जाना, वो लोगों को पता है यार हमें अच्छे कपड़े चाहिए ना, फला मार्केट में जाएंगे, सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ ऑप्शंस।
तो सर सारी मार्केट में दुकानें एक साथ होंगी जहां पे उनको अच्छा प्रॉफिट होगा, बिकॉज वो मार्केट का कंपोज इफेक्ट है। आगे बढ़े। अब मैं इकोनॉमिक एजेंट की बात करूंगा। मेरे बच्चों, इकोनॉमिक एजेंट कौन है? जब मैं इकोनॉमिक एजेंट की बात करूं, सो इकोनॉमिक एजेंट्स एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। जरा प्लीज मेरे साथ रहना मेरे बच्चों। कौन है इकोनॉमिक एजेंट? इट मे बी एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। क्या मतलब सर, जरा समझाइए तो। आओ अभी समझाते हैं। जब आपके अब्बा सैलरी लेकर आते हैं घर में महीने के एंड में, सो अब्बा लाए, भाई लाए, बहन लाए, अम्मा लाए, वॉट जो भी सोर्स ऑफ इनकम आपकी है, जब वो पैसे घर में लेकर आते हैं बताओ क्या करते हो? उस पैसे से क्या करते हो सर? खर्च करते हैं शॉपिंग करते हैं, चीजें लेते हैं, है ना? चीजें लेते हो नहीं लेते हो? जब तुम चीजें लेने जाते हो, तब तुम कौन हो? तुम डिसीजन मेकर हो। यस सर। घर की ग्रोसरी में अपनी पसंद का कुकिंग ऑयल लेते हो, अपनी पसंद के स्कूल में पढ़ते हो। व्हेन यू टेक अ डिसीजन टू कंडक्ट और रिक्वायर क्लासेस फ्रॉम SBIL, तो तुम डिसीजन मेकर थे, है ना? तो सर हम सारे ही अपनी इकोनॉमिक लाइफ में एक्टर भी हैं और डिसीजन मेकर भी हैं। वन यू हैव टू मेक अ प्लान टू स्टडी इन SBIL, आप डिसीजन मेकर थे। आपने एडमिशन ले लिया, अब टाइम टेबल, कल्चर, नॉर्म्स वो फॉलो करोगे जो हम बताएंगे, क्योंकि सिस्टम हमारा है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। यू 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 मेक अ प्लान कि भाई चले हम। अब्बू ने बोला चलो भाई ईद की शॉपिंग करवाएं आप लोगों को, ईद आने वाली है 2 3 4 महीने के बाद। आपने बोला चले। आप कौन बन गए? आप बने डिसीजन मेकर। सुन रहे हो मेरी बात? आप बने डिसीजन मेकर। ठीक। बाजार गए, शॉपिंग करी। आप हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? तो सर आप डिसीजन मेकर भी हैं और एक्टर भी हैं। अभी देखो ना, इलेक्शन होने वाले हैं हमारे मुल्क में, इंशाल्लाह अल्लाह खैर से करवा दे, और अच्छे मुखलिस लोग मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, और मुल्क की असेंबलियों में आए जो नेक हों, ईमानदार हों, जो मुल्क को फायदा पहुंचाएं, मुल्क को तरक्की के रास्तों पे ले जाएं। अब कम से कम तो 76 साल हो गए यार, पड़ोसी हमारे कहाँ से कहाँ निकल रहा है, और हमारे मुल्क में वही तमाशे लगे हुए हर साल के। वही बार बार एक ही जैसे खच्चरों को इस्तेमाल करे जा रहे हैं, वो मुल्क का बेड़ा गर्क करे जा रहे हैं, और उनसे फिर हमें चलो खैर, जो भी आ जाए भाई, मुल्क बेहतर हो जाए, आगे बढ़ जाए, तरक्की के रास्ते पे चले यार। ठीक हो गया। तो सर अब जब हम इलेक्शन में वोट देने जाएंगे, तो हम कौन होंगे? डिसीजन मेकर। और ये पॉलिटिकल पार्टी सारी क्या है? एक्टर है। आजकल आप शो देख रहे होंगे, सारे एक्टर शो कर रहे हैं, तो ये एक्टर भी हैं। लेकिन जब हम इलेक्शन में ये इनमें से किसी एक को जितवा देंगे और वो क्या बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। तब वो कौन होगा? वो डिसीजन मेकर बन जाएगा, और हम बन जाएंगे एक्टर। हाँ। तो सर हम जितने भी हैं, गवर्नमेंट, कंपनीज, इदारे, इंस्टीट्यूशंस, हाउस होल्ड, फैमिलीज, इंडिविजुअल, हम सारे बोलो एक्टर और डिसीजन मेकर दोनों है ना? हम सारे के सारे एक्टर्स भी हैं, हम सारे के सारे डिसीजन मेकर भी हैं। बोलो अग्रीड। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? एक्सेलेंट। तो सर इकोनॉमिक्स क्या है? इट वुड बी अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है? इट डील्स विद द सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट विद इन अ सोसाइटी। यही तो है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, वहां की इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो भी होगी, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, उससे आपका एक रिलेशन है। आज के बाद से, कल के बाद से, कुछ का पहले से और कुछ का कल के बाद से SBIL से एक रिलेशन है, हमसे एक रिलेशन है। तो यही तो है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट एंड इट्स सोसाइटी। तो सोसाइटी का इंडिविजुअल से और इंडिविजुअल का सोसाइटी से जो आपस का रिलेशन है, हम उसे इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। और याद रखना, जब मैं इसे इकोनॉमिक एजेंट बोलता हूं, तो इकोनॉमिक एजेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ये 4 इकोनॉमिक एजेंट आप अपने सामने देख रहे हैं। कौन कौन है ये 4 एजेंट? पहला हाउस होल्ड, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। फैमिली क्या होती है? हाउस होल्ड को उर्दू में कहते हैं घराना, फैमिली। हाउस होल्ड क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड लेबर फॉर फर्म। ठीक हो गया।
सो हाउस होल्ड कौन है? ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, 4 5 6 7 जितने भी लोग हैं मिलकर रहते हैं, ठीक है, मिलकर साथ रहते हैं। बेटा क्या दोबारा बताऊं, वो लिखकर भेजिए, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको इशू है तो वो भेजिए। सो हाउस होल्ड कौन है? ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो 4 5 6 7 लोग मिलकर रहते हैं, है ना, और घर में रहकर क्या करते हैं? डिफरेंट तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। जी उसी को समझा रहा हूं, इकोनॉमिक एजेंट ही समझा रहा हूं। आप हैं इकोनॉमिक एजेंट। आपने बहन कभी जाके बाजार में कभी कुछ खरीदा है? कपड़े जूते खाने पीने का सामान कभी कुछ खरीदा है? बड़ी मेहरबानी, आपने जवाब दिया। तो जब आप खरीदती हैं तो आप कौन हैं? आप डिसीजन मेकर हैं। क्या खरीदूं, कितने का खरीदूं, कहां से खरीदूं, कब खरीदूं, कितनी बार खरीदूं, आप डिसीजन मेकर हो गए। लेकिन वंस यू बाय द कमोडिटी, अब आपने ले लिया ना, अब आप फंस गए। अब या तो वो प्रोडक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा। अब आप एक्टर बन गए, बिकॉज जैसा प्रोडक्ट है आप वैसा रिएक्ट करेंगे, और कंपनी बन गई डिसीजन मेकर। तो साइमल्टेनियसली ये शिफ्ट होती रहती है क्या? कभी कोई, जैसे मैंने कहा पॉलिटिशियन, अभी पॉलिटिशियन सब अपने बारे में बता रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम नेक हैं, और हमने मुल्क को तरक्की दी, हम आगे ले गए, भाई हमें दोबारा वोट दो। अभी ये एक्टर हैं। जब हम इलेक्शन वाले दिन वोट डालकर आ जाएंगे, है ना, हम वोट डालकर आ जाएंगे, तो फिर ये डिसीजन मेकर, जिस दिन हम इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे उस दिन हम डिसीजन मेकर होंगे। जब हम वोट डाल के आ जाएंगे, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, इलेक्शन में कोई एक पार्टी इलेक्ट हो जाएगी, उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, बोलो आप कौन डिसीजन मेकर है? कौन लेगा इकोनॉमिक डिसीजन? कौन तय करेगा कि इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? सर ये तो अब गवर्नमेंट तय करेगी। तब हम क्या बन जाएंगे? तब हम एक्टर बन जाएंगे, और जो इलेक्टेबल्स हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीता होगा, वो डिसीजन मेकर बन जाएंगे। समझ में आ रही है? मैं उन बहन से पूछ रहा हूं जिनको मसला था, जिनकी वजह से हम क्लास रोक के दोबारा समझा रहे हैं। आप जवाब दीजिए मेरी बहन। तो ये जो 4 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं ना, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, दुनिया के जितने मुल्क हैं सर, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, सऊदी अरेबिया, ये सारे के सारे मुल्क इन 4 एजेंट से मिलकर बने हैं। दुनिया के हर मुल्क में ये 4 एजेंट, ये 4 इकोनॉमिक एजेंट मिलेंगे तो इकोनॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, आप, होता है ना, जैसे अब आप किसी सिनेरियो की बात करते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम इसको इस तरह समझाएं कि भाई क्लास कंप्लीट कैसे होगी? मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, बच्चे ना हो, क्लास कंप्लीट नहीं होगी। मेरी मैं आप लोग आप हो, मैं मेरी आवाज बंद हो जाए, इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो जाए। सो अरेंजमेंट कंप्लीट कब हो रहा है? जब मैं पढ़ा रहा हूं और आप मुझे सुन पा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सो ये अरेंजमेंट है। इकोनॉमिक मॉडल, क्लास का मॉडल कैसे बना? टीचर, स्टूडेंट, इंटरनेट और प्लेटफॉर्म। टीचर, स्टूडेंट, इंटरनेट और प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से मैं और आप जुड़े हुए हैं, है ना, ये क्या है बोलो भाई? ये क्या है? ये मॉडल है। ये हमारा वो मॉडल है जिसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इकोनॉमिक मॉडल कैसे बनता है? डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट से मिलकर इकोनॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। तो सर इकोनॉमिक मॉडल कैसे कंप्लीट होगा? जब हाउस होल्ड, फर्म, इदारे, फर्म कहते हैं कंपनीज को, जरा नाम तो लेना भाई, नाम तो ले जरा, मोहम्मद अजीम भाई कंपनीज के नाम तो ले, जरा देखें तो आप कौन कौन सी कंपनीज को जानते हैं? फर्म्स, इदारे, इंस्टीट्यूट, नाम लो जरा, 2 4 5 कंपनीज के नाम तो लो भाई। बोल दे अजीम। कैपको, हाँ इलेक्ट्रिक कंपनी है, कैपको क्या है भाई? कंपनी। और बोलो, और बोलो। मार्टिन डाउ, यूनिलीवर, क्या बात है, क्या बात है, मार्टिन डाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यूनिलीवर एफएमसीजी कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाती है, एटलस, होंडा, पीक फ्रिंस, क्या बात है अजीम भाई, बिस्किट खा रहे हो क्या? के इलेक्ट्रिक। हाँ ये सब क्या है? ये सब क्या है मेरे बच्चों? ये सारे क्या हैं? ये डिफरेंट तरह की फर्म्स हैं
जो डिफरेंट तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। हाँ काशिफ इकबाल, आजकल पहन रहे हो खरीद रहे हो? सर पहनने वाली उम्र तो चली गई, अब खरीदने वाली उम्र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो जाए अब जल्दी जल्दी, तो फिर आएगा मजा। फिर तो मैं हाथ भी पीले करवा लूंगा और सर भी, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, है भाई। तो सर ये सब क्या है? सर ये डिफरेंट फार्म्स हैं। तो सर हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर आपस में मिलेंगे तो इकोनॉमिक मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, वरना इकोनॉमिक मॉडल कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हाउस होल्ड कौन है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और इसके लिए ये नहीं। household group of individuals not only consuming goods and services, not only consuming goods and services, but also provide labor for firm. सर हम सिर्फ हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम नहीं करते, गुड फर्म्स को, इदारों को, कंपनीज को लेबर और रिसोर्स भी देते हैं। किसी ने अपना घर रेंट पर दिया हुआ है, किसी ने अपनी दुकान रेंट पर दी हुई है, किसी के अब्बू, भाई, बहन, अम्मा निकल कर घर से जा रही है, किसी कंपनी में काम कर रही हैं, ऐसा ही है ना। सो हम ऐसा नहीं है कि घर बैठे हैं खाली गुड्स एंड सर्विसेज हमें देते जाओ हम कंज्यूम करते रहेंगे, नहीं भाई। हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम भी कर रहे हैं और बाहर निकल के डिफरेंट इदारों में जाके प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। भाई मेरे बच्चे किसी स्कूल में जाके पढ़ते होंगे ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जो पढ़ाकर मुझे सैलरी मिलता है, मेरा कंपनसेशन मिलता है, वो क्या करता हूं मैं उस पैसे को? सर मैं खर्च करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता हूं, गैस कंज्यूम करता हूं, ग्रोसरी कंज्यूम करता हूं, पेट्रोल कंज्यूम करता हूं। सो ये पूरा साइकिल चल रहा है। हमारे सर्वाइवल से फर्म जुड़ी है, फर्म के सर्वाइवल से हम जुड़े हुए हैं। तो सर हाउस होल्ड क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल consuming goods and not only consuming goods and services but also provide labor for firm। चलूं आगे, चलूं आगे। अब आया फर्म, इदारे, इंस्टीट्यूट। तो फर्म्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड जनरेट्स प्रॉफिट। वैसे तो फर्म्स दो तरह की होती हैं, कहीं अपने पास लिख लो। एक होती है प्रॉफिट मोटिव्स, जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है। अब वो टायर बेचें, गाड़ी बेचें, इंटरनेट बेचें, है ना, हेल्थ मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करें, तालीम, है ना, एजुकेशन को प्रोवाइड करें, इंटरनेट प्रोवाइड करें, कंप्यूटर बनाएं, गाड़ी बनाएं, व्हाटएवर, मोबाइल फोन बनाएं, उन्हें कहते हैं प्रॉफिट मोटिव फर्म्स। और ऐसे इदारे जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी को सर्विसेज देना है, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के स्कूल्स, ट्रस्ट बेस्ड स्कूल, है ना। ऐसे स्कूल, ऐसे इदारे वो क्या कहलाते हैं? वो नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ हैं, उनको कहते हैं सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, ये सर्विस मोटिव इंस्टीट्यूशंस हैं। दे आर प्राइमरली वर्क टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो चैरिटेबल इदारे हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्हें आप पब्लिक बॉडीज कहते हैं, जैसे हमारे कराची में केएमसी, केडब्ल्यूबीसी वाटर सेवरेज का काम कर रहे हैं, कोई सड़कों का काम देख रहा है, कोई एलोकेशन देख रहा है रिसोर्सेज की। सो ये सब गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनका मकसद सोशल इक्वालिटी है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक एंड मेरिट गुड्स हैं, सोशल बैलेंस क्रिएट करना है।
हर किसी के फायदे के लिए काम करना है, कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए काम नहीं करना है। ऐसे इदारों को सर्विस मोटिव कहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव नॉन प्रॉफिट है, ये मुनाफे के लिए नहीं बने, ये मासेस को फैसिलिटेट करने के लिए बने। शनाख्ती कार्ड अमीरों का बनता है गरीबों का? सर सबका बनता है। नादरा ये नहीं देखता कि ये अमीर है या गरीब है, शनाख्ती कार्ड बना देगा। सर पासपोर्ट किसका बनेगा? पासपोर्ट ऑफिस में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो पाकिस्तानी ट्रेवल करना चाहता है वेदर रिच और पुअर, उनका पासपोर्ट बना देंगे। सो सर ड्राइविंग लाइसेंस किसका बनता है? अमीरों का गरीबों का? सर सबका बनता है। जो चाहता है जाकर टेस्ट दे, टेस्ट दे, क्या दे? टेस्ट दे। अच्छा सर टेस्ट से बनता है? ओ हो, कितने मासूम हैं सर आप। टेस्ट से नहीं बनता, कायदे आजम देने से बनता है। कायदे आजम तस्वीर पे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो हमें कह रहे हैं कौम के बच्चों खाओ, 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 मतलब अच्छा से खाओ पियो। वो है ना, कौम के फादर ऑफ नेशन है, कौम को कह रहे हैं खाओ पियो, सेहतमंद रहो, आगे बढ़ो जिंदगी में। तो सर ये सब, ये पब्लिक ये क्या है? ये पब्लिक गुड्स है। ये सोशल इक्वालिटी क्रिएट करेंगे और ये मासेस को फैसिलिटेट करेंगे। तो फर्म्स क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कई सारे इदारे जो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या, कैसे मतलब किस मकसद के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं? अरे भाई, या तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे बढ़े। अब गवर्नमेंट क्या है? सर गवर्नमेंट भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? विच गवर्न्स ओवर सोसाइटी, जो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है, सोसाइटी के डूज और डोंट्स बता रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ईच एंड एवरीथिंग ये सब स्टेट हमें तय करके देती है। कंपनीज की लाइबिलिटीज क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, ड्यूटीज क्या, अकाउंटेबिलिटी क्या, इंडिविजुअल के राइट्स क्या, ड्यूटीज क्या, अकाउंटेबिलिटी क्या, ये सब कौन बता रहा है मेरे बच्चों? ये हमें गवर्नमेंट बता रही है। और गवर्नमेंट सोसाइटी के डूज और डोंट्स बता रही है, डिजाइन कर रही है। क्या है? एन इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न्स ओवर सोसाइटी थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टम। कस्टम किसे कहते हैं? रिवाज, लॉज एंड एक्सरसाइजेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिस्क्राइब डूज एंड डोंट्स। फिर फॉरेन सेक्टर है। भाई बताइए, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है जो सेल्फ सफिशिएंट हो? सर सेल्फ सफिशिएंट से मुराद क्या है? सेल्फ सफिशिएंट से मुराद ये है कि जनाबे वाला, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जिसको किसी दूसरे मुल्क की जरूरत ना हो? ऐसा कोई दुनिया में इस वक्त मुल्क मौजूद नहीं है। हर एक मुल्क दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट है, कोई मुल्क भी सफिशिएंट नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास पेट्रोल है, फूड नहीं है। अमेरिका, चाइना, पेट्रोल भी है, फूड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन और दूसरी चीजें कम है। फूड ग्रेन की कमी है तो इंपोर्ट करते हैं। तो सर कोई मुल्क सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, या तो इंपोर्ट्स करते हैं या एक्सपोर्ट्स करते हैं। अ कलेक्टिव ग्रुप हु एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज। बोलो अग्रीड? चलूं आगे, चलूं आगे। अब ये इकोनॉमिक एजेंट आगे बढ़े। अब यहां आ गई एक नई चीज, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। क्या मतलब सर रिसोर्स? एक बात बताओ, आप एज एन इंडिविजुअल या आपकी फैमिली या कोई इदारा या कोई मुल्क, बताओ, बगैर रिसोर्सेस के सरवाइव कर सकता है? सर रिसोर्स क्या होता है? जैसे आपकी फैमिली के पास कैश, आपका घर, घर के अंदर का फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, कपड़े, जूते, ग्रोसरी, सुन रहे हो? मशीनरी, इक्विपमेंट, समझ रहे हो? आपकी अम्मा का ज्वेलरी, ये सब क्या है? ये आपका पर्सनल रिसोर्स है। और इदारे का रिसोर्स क्या है? उसकी बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, उसका फिक्सचर, उसकी मशीनरी, उसके कैश रिजर्व, ये इदारे का रिसोर्स है। इसी तरह गवर्नमेंट के अपने रिसोर्स। तो बताओ, बगैर रिसोर्स के, रिसोर्स क्या है? हर वो चीज हमारा रिसोर्स है मेरे बच्चों जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। बताओ, आपके अब्बा की मोटरसाइकिल, आपके भाई की बाइक, आपके अब्बा की गाड़ी क्या है?
ये आपका रिसोर्स है विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू योर फैमिली। ऐसा ही है ना, आपके अब्बा की गाड़ी बाहर खड़ी हुई हो और उस गाड़ी के ऊपर एक जवान आए और बोनट पे उछल के बैठ जाए, घड़म करके आवाज आए और उछलना शुरू कर दे गाड़ी पे, आप क्या बोलोगे? शाबाश, और जोर से, जबरदस्त, हाँ गुड, एक्सीलेंट, और कर बेटा, और करो, और उछलो, आप ये बोलोगे? या आपकी आग लग जाएगी, आप बोलोगे अबे ओ नीचे उतर पागल, क्या कर रहे हो, दिमाग ठीक है, अकल है, घास खाते हो, गाड़ी पे उछल लो बेवकूफ इंसान, नीचे उतर, अभी आओ नीचे। आप लड़की होगी तो भाग के जाएगी अंदर से, भाई और अब्बा को बुलाएगी, अब्बू जाके देखें वो लड़का बेवकूफ हमारी गाड़ी के ऊपर उछल रहा है। तो भाई क्यों बुरा लग रहा है, क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि वो आपके रिसोर्सेस को डैमेज कर रहा है। सही है मेरे बेटा, ये जो आईफोन आईफोन आपने लिखा हुआ है ना, अपना नाम रखा हुआ है आपने आईफोन, ये आईफोन जो आपने अपना अपने हाथ में, अगर आपके आईफोन है तो ये आईफोन इक्विपमेंट है मेरे भाई। आपके घर का कंप्यूटर जो है, आपके घर का लैपटॉप जो है, ये आपका इक्विपमेंट है। और फिक्सचर, उसे फर्नीचर वो होता है जिसपे आप बैठते हैं, लेटते हैं, ये जो आपके घर में है। फिक्सचर वो होता है जो दीवार पे फिट हुआ हुआ होता है। कैबिनेट्स है घर में? बोलो भाई, घर में कैबिनेट्स हैं, शेल्फ कैबिनेट्स हैं? यस सर, वो आपका फिक्सचर है। सही है। सो हर वो चीज हमारा रिसोर्स है, हर वो चीज। आयशा, आयशा बेटा एक बात बताओ, आयशा, आयशा शेख बेटा आपसे बात कर रहा हूँ। आयशा बाजी एक बात बताइए, खाला अच्छी लगती बेटा या फुप्पो? खाला अच्छी है। हारिस शेख क्या कह रहा है, आईफोन बाहर लेके जाओ और कोई शॉप कर जाए आपसे तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलते हो? क्या क्या बोलेगा बेटा, कौन सी दुकान पे जा रहा है, क्या बोलेगा? आईफोन बाहर लेकर जाओ और तो आपके घर में खाला आई भाई, आयशा बाजी आपके घर में खाला आई, ठीक है, आपके घर में खाला आई। और इक्विपमेंट वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चले ना, सही है। तो आपके घर में खाला आई, आप अम्मी ने बोला बिठाओ भाई खाला को बिठाओ। अब आयशा गई, आयशा ने खाला को बिठाया, पंखा चलाया, अभी तो आजकल सर्दियां आ गई तो चलो गर्मी में आई तो एसी चलाया, फैन चलाया, पानी का गिलास ले जाके रखा, टिश्यू पेपर बढ़ाया। कैसी है खाला? हाँ बेटा अल्लाह का शुक्र है, तुम बताओ, आ गई पढ़ के कॉलेज से, सीए कर रही हो तो ना, हाँ ये वो। अब खाला जो है गिलास उठाए और पानी फेंक दें आपके कारपेट पे, बोलो भाई। खाला आए और गिलास जो आपने पीने का पानी का गिलास दिया ना, उठाएं और आपके कारपेट पे फेंक दें, और टिश्यू पेपर निकाल निकाल के एक एक करके फेंकना शुरू कर दें, तो थोड़ी देर तो आप नोटिस करेंगे। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना? आयशा, आयशा थी ना, आयशा बेटा कहाँ चली गई? आप थोड़ी देर तो नोटिस करेंगे, फिर भागते हुए अंदर जाएंगी, अम्मी अम्मी खाला आई थी, मैंने पानी दिया, टिश्यू पेपर दिया, खाला ने गिलास का पानी फेंक दिया नीचे, और एक एक करके टिश्यू पेपर डब्बे से निकाल रही है और हवा में फेंके चली जा रही है। अम्मा भागती हुई आ जाएंगी, पहले तो तुमसे पूछेंगी आयशा क्या बोल रही हो उल्टा सीधा भाई, आप बोलेंगे नहीं अम्मी आप जाके देख लें। अब आप अम्मा भागती हुई आएंगी, क्या बोलेंगी, ए फरजाना क्या हुआ, इश्तियाक से लड़के आई हो क्या, पागल हो गई हो, पानी फेंक दिया कारपेट पे, टिश्यू पेपर फेंक रही हो, दिमाग ठीक है बहन क्यों? अरे लो भाई, खाला भी बुरी हो गई, है ना, भांजा भतीजी ये सब बुरे हो गए, बहनों में भी लड़ाई हो, किस चक्कर में? एक पानी का गिलास और 200 रुपए के टिश्यू पेपर के। अबे मिसाल दे रहा हूं अब्दुल कदीर, इश्तियाक मैं घर भेज दूंगा तेरे इश्तियाक को, तो मिल लियो उससे अच्छे से, गले वाले मिल लियो, और अच्छा लगे तो रख लियो 2 4 दिन के लिए, गधा इश्तियाक। तो ये अब बुरा क्यों लग रहा है, दोनों बहनों में फड्डा क्यों हो गया? वो बोल ना भाई, दोनों बहनों में फड्डा क्यों हो गया? सर फड्डा इस वजह से हो गया क्योंकि वो बहन जो आई थी ना बाहर से, किसी वजह से वो आपके रिसोर्सेस को डैमेज कर रही है।
तो हर वो चीज हमारा रिसोर्स है मेरे बच्चों, जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो दुनिया के जितने इकोनॉमिक एजेंट हैं, उनका सर्वाइवल, उनकी रिटेनेंस, उनका, बोलो सुन रहे हो, उनका वजूद, उनका वजूद रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट है। अबे काशिफ भाई, ये तू उल्टी सीधी बातें नहीं कर, मादा परस्ती, इसमें मादा परस्ती कहां से आ गई? ये तो अल्लाह ने जब दुनिया को बनाया, अल्लाह ने दुनिया को सबब से जोड़ा। खाना खाते हो तो क्या मादा परस्त हो? कपड़े पहनते हो तो क्या मादा परस्त हो? अबे ये सबब है। अल्लाह के नबी ने करके दिखाया, बीमार हुए दवाई खाई, भूख लगी खाना खाया, पानी प्यास लगी पानी पिया, ठंड लगी वेदर का इफेक्ट बना कपड़े पहने। तो कुदरत ने हमें सिखाया, कुदरत ने दुनिया में हमें भेजा, और दुनिया में जिंदगी गुजरती है सबब के साथ। सबब किसे कहते हैं? ये रहा वो रिसोर्स। रिसोर्स ये मादा परस्ती थोड़ी ना है, वो तो दौलत की मोहब्बत को कहते हैं। अनशंट जगह पे अनशंट बातें कर रहा है भाई तू। तो अबे इंसान मादा परस्त है, अभी ये कहां से बात आ गई इसमें, ये बता तू मुझे फिलोसफर। अभी मैं तेरे को आसान सी बात बता रहा हूं कि हमारा सर्वाइवल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। तू ले आया कि इंसान मादा परस्त है। ये क्या इस्लामियत की क्लास हो रही है या मैं सोशल साइंसेस पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे? अभी तो तू सीधी बात करना मुझे। तू ये बता कि भाई बगैर रिसोर्सेज के मेरा और आपका सर्वाइवल है? दुनिया से सारी मशीनें खत्म हो जाए ना, तब भी हमें कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो या मैन मेड रिसोर्स हो, हमें रिसोर्सेस की जरूरत तो पड़ेगी। बगैर रिसोर्स के तो अल्लाह ने नहीं छोड़ा हमें। बगैर रिसोर्स के तो अल्लाह ने भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ने पहले दुनिया बनाई, दुनिया में वसाइल बनाए, वसाइल देने के बाद अल्लाह ने आसमान से इंसान को नीचे उतारा। समझा मेरे लाल? अल्लाह ने बगैर सबब, तो कुरान में अल्लाह कह रहे हैं ना कि अक्लमंदों के लिए निशानियां है, गौर करो, तदब्बुर से ताबीर करो, अच्छी समझ से लेके। तो ये कुदरती तकसीम है ना। बगैर रिसोर्स, जमीन के नीचे ऑयल कोल गैस यूरेनियम कॉपर जिप्सम गोल्ड, ऑयल कोल गैस किसने दिया? अल्लाह ने। तो रिसोर्स ही है ना भाई ये। अब आप बोले ये मादा परस्ती, ए यार कसम से यार, तूने यार बिल्कुल मेरे जज्बात को मजरू कर दिया। मैं क्या पढ़ा रहा था, तुमने किस तरफ ले गया, कसम खुदा की यार। बिल्कुल ही यार तू उल्टा चल रहा उस्ताद। सर रिसोर्स क्या है? अब ये नया आ गया, अबे इबलीस, अबे ओ इबलीस ने काम खराब कर दिया। हाँ, वरना तू जन्नत पे उल्टा लटका हुआ होता सेब के दरख्त पे। तो सर रिसोर्स क्या है? ऑल मटीरियल, मटीरियल मतलब नजर आने वाली चीजें, दैट इज गुड्स, एंड ऑल नॉन मटीरियल थिंग्स यानी कि सर्विसेज, ऑल मटीरियल एंड नॉन मटीरियल थिंग दैट वी यूज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर अनलिमिटेड वांट्स, जिन्हें हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें, वो क्या है? वो हमारे रिसोर्सेज हैं। सुन रहे हो? तो रिसोर्स क्या है? सर हर वो चीज हमारा रिसोर्स है जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज। आपके घर का इंटरनेट आपका रिसोर्स, आपका मोबाइल फोन आपका रिसोर्स, आपके घर का इवन जो डस्टबिन है ना, वो भी आपका रिसोर्स है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। वो आने वाले कल में आपको फायदा पहुंचाएगा। आपका कैश रिजर्व, आपका गोल्ड, आपके कपड़े, आपके शूज, आपकी एसेसरीज, आपका फर्नीचर, आपके घर की मशीनरी, आपके घर के इक्विपमेंट्स, ये सब आपके क्या हैं? रिसोर्सेज हैं, which are expected to provide future economic benefit and satisfy your unlimited wants. समझ में आ रही है मेरी बात? चलूं आगे। अब रिसोर्स दो हिस्सों में बटे, रिसोर्स दो हिस्सों में बट गए। एक नेचुरल रिसोर्स जिसे कुदरत ने दिया, जो कुछ नेचर ने मुझे और आपको दिया, जिस शक्ल में दिया, सी, माउंटेन, रिवर, ट्री, जमीन के नीचे जो मिनरल्स हैं,
ऑयल, कोल, गैस, यूरेनियम, कॉपर, जिप्सम, गोल्ड, सही है, ये सब नेचर ने दिया। सनलाइट, हीट, है ना, एयर, ऑक्सीजन, ये समंदर के अंदर जो मछलियां हैं, ये क्या है भाई बोलो, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स हैं which is provided by the nature for us। हाँ, नेचुरल रिसोर्स। देखो ये आ गया रेडी वाला। अबे ओ टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, सर जो कुछ नेचर ने दिया, टोमेटो, पोटैटो, ओनियन नहीं है नेचुरल रिसोर्स, इसे इंसान बना रहे हैं। अब जब ह्यूमन एफर्ट लग गई ना, जैसे तुम खरीद के लाए, तुम दुकान है तुम्हारी फ्रूट की, वेजिटेबल की, तुम सब्जी मंडी गए या खुद उगाया और बेच रहे हो, तो अब ये नेचुरल नहीं रहा मेरे बच्चे, ये मैन मेड हो गया। मछली है समंदर में, लेकिन अगर कोई बेचारा फिशरमैन उसे पकड़ के लाएगा, वो फिशरमैन पकड़ के लाया, तो बताओ उस पर ह्यूमन एफर्ट लगी नहीं लगी? बोल भाई, उस पर ह्यूमन एफर्ट लगी या नहीं लगी? हाँ, तो वो अब नेचुरल नहीं रहा, वो मैन मेड बन गया। जमीन के नीचे ऑयल है, कोल है, गैस है, लेकिन जब आप उसे जमीन से बाहर निकाल लेंगे, तब वो नेचुरल नहीं रही। सुन रहे हो? अब वो मैन मेड बन गया है। इंसान ने उस पर ह्यूमन एफर्ट लगा दिया। एक फार्मर जमीन को इस्तेमाल करता है, उस पर सीड डालता है, पानी डालता है, फर्टिलाइजर डालता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। अब जमीन के नीचे से आलू निकले तेरे, टमाटर निकला तेरा, प्याज निकली, है ना, और दूसरी चीजें निकली। वो क्या है भाई? अब वो नेचुरल नहीं रहा है मेरे बच्चे, वो अब मैन मेड हो गया, बिकॉज उस पे ह्यूमन एफर्ट लग चुका। समंदर में मछली जब तक समंदर के अंदर है, वो नेचुरल है। जिधर किसी ने पकड़ा उसे, ठीक है, जैसे आप उसको कैच कॉट किया, लेकर आए बाजार में बेचने के लिए, वो क्या बन गया? बोलो भाई, वो क्या बन गया? वो अब मैन मेड रिसोर्स बन गया। सो नेचुरल रिसोर्स को फ्री गुड्स कहते हैं। और जो, इब्राहिम माइक ऑफ कर लो, तुम्हारे घर की सारी आवाजें हमें सुनने को मिल रही हैं भाई। इब्राहिम मेरे दोस्त, माइक ऑन कर लीजिए, ऑफ करिए, सॉरी। आगे बढ़े। सो सर, मैन मेड रिसोर्स क्या है? अब आप अपने इर्द गिर्द देखो, आपका मोबाइल फोन, जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, अबरार ऑफ ऑफ अबरार है, सॉरी इब्राहिम नहीं है। पेट्रोल डायरेक्ट आता है, कहाँ से आता है तुम्हारे, क्या बोलूं, अभी तुमने क्या अपने घर में कुआं खोदा हुआ है? अबे बेटा काशिफ, तू कहाँ से कहाँ? हाँ, तो ये जो कुछ आपको अभी इस वक्त नजर आ रहा है ना आपके कमरे में, ये सब इंसानों ने बनाया है। आपका घर, आपका फर्नीचर। हाँ, तो ये सब क्या है? ये मैन मेड रिसोर्स हैं, इसे कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स। तो दो तरह के गुड्स हैं दुनिया में, एक नेचुरल, दूसरा मैन मेड रिसोर्स। अब फ्री गुड्स क्या है, जरा समझना। फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गुड्स क्या है? दीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, ये कुदरत ने मुझे और आपको दिए हैं, ठीक है। एंड दीज गुड्स आर प्रोड्यूस विदाउट these goods are produced without using scarce resources। ये जो नेचर ने मुझे और आपको दिया है ना मेरा बेटा, ये कुदरती तौर पे इनका वजूद है, इन्हें कोई बनाता नहीं है। These goods are produced without using scarce resources, इनको बनाना नहीं पड़ता, ये खुद बनते हैं। ऑक्सीजन, देखो अल्लाह ने कैसा निजाम बनाया, हवा, लाइट, हीट, पावर, नेचुरल रिसोर्स जो जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे जो पानी का लेवल है, ये कुदरती तौर पे अल्लाह ने बनाया है। चलो आगे। तो सर, these goods are produced without using
without using scarce resources. That's why we don't have to pay price and opportunity cost. इसीलिए नेचुरल रिसोर्स की कोई कीमत नहीं होती, कोई प्राइस नहीं होती, कोई लागत नहीं होती, और ना ही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसको अभी मैं समझा देता हूं। सही है, फ्री गुड्स है, वैल्यू इन यूज, खाली इस्तेमाल करें, जैसे सूरज की रोशनी, जैसे हवा, जैसे ऑक्सीजन, जैसे समंदर, जैसे पानी, ये वैल्यू इन यूज है, इनका इस्तेमाल है, इनको बेचा नहीं जा सकता, ये वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। कोई सनलाइट बेचे, आप क्या बोलेंगे? कोई बोले मैं हवा बेच रहा हूं, भाई ये मुमकिन नहीं है। कोई बोले मैं समंदर का पानी बेच रहा हूं, यार ये नहीं। रोज अगर देखो, रोज रोज अगर कोई बेच रहा है ना, अगर उसको कल्टीवेट करके बेच रहा है, खरीद के लाकर बेच रहा है, फिर तो ये मैन मेड एक्टिविटी है, ये ह्यूमन एक्टिविटी होगी ना बेटा, ये नेचुरल थोड़ी ना रहा। हाँ, कहीं ऐसी जंगल में किसी जगह पे गुलाब का फूल निकल गया, आपने तोड़ लिया, तो वो तो उससे तो आपका गले का हार या सेहरा नहीं बनेगा ना, शादी में जो आप पहनोगे, वो किसी दुकान में बनेगा। अगर आप एक रस्सी में एक फूल आपने घर में गुलाब के पौधे में लगा लिया, और आपकी अम्मा उसी फूल को एक रस्सी में या एक धागे में डाल के आपके सर के आगे या मुंह पे लगा दे, तो ये सेहरा थोड़ी ना है भाई। जिस दिन आप दूल्हा बनेंगे उस दिन आप बाजार से खरीद के लाएंगे, ठीक है, वो खरीद कर लाने, वो ह्यूमन एफर्ट लग गया उसके ऊपर। अब इतने सारे फूल कहाँ से आएंगे? नेचुरली नहीं है, इसकी फार्मिंग होती है, तो अब ये मैन मेड रिसोर्स बन गया। ठीक है, तो मैन मेड रिसोर्स की वैल्यू इन यूज भी होती है और वैल्यू इन एक्सचेंज भी होता है। उसको इस्तेमाल करने का फायदा जो सो होगा अपनी तरफ, लेकिन आप उसे खरीद बेच कर सकते हैं, उसका एक्सचेंज पॉसिबल है। नेचुरल रिसोर्स को कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उस पर ह्यूमन एफर्ट ना लगे। समझ रहे हो? अब इकोनॉमिक गुड्स क्या है? इकोनॉमिक गुड्स आर मैन मेड रिसोर्स। इकोनॉमिक गुड्स वो हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया। सर, कंप्यूटर, इंटरनेट, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, फिक्सचर, लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, ये सब क्या है? सर ये लैंड तो है सच नहीं, बिल्डिंग, ये मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब क्या है? ये मैन मेड रिसोर्स है। आसिफ इकबाल, तुम कुछ ज्यादा बावले नहीं हो रहे हो, अंड बक रहे हो? सर, ये मैन मेड रिसोर्स क्या है? इकोनॉमिक गुड्स आर मैन मेड रिसोर्स, दिस गुड्स आर स्कैर, ये लिमिटेड है। मैन मेड रिसोर्सेज की सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, आर स्कैर इन सप्लाई विच रिक्वायर प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी हैव टू परचेज बाय पेइंग प्राइस। इसीलिए जितने प्रोडक्ट इंसान बना रहा है, वो एक पेंसिल हो, एक पेन हो या एरोप्लेन हो, उसकी कोई ना कोई प्राइस है, वो बगैर प्राइस के नहीं मिलेगा। एंड वी ऑल्सो हैव टू पे एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सर, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बता रहा हूं, अभी मिसाल पूरी देके समझा दूं। और मैन मेड रिसोर्स में दोनों चीजें हैं, वैल्यू इन यूज भी है, इसके इस्तेमाल का फायदा भी है, और वैल्यू इन एक्सचेंज भी है, आप इसे खरीद बेच भी कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स को सिर्फ इस्तेमाल करोगे, नेचुरल रिसोर्स सिर्फ यूज होता है, लेकिन मैन मेड रिसोर्स यूज भी होता है और एक्सचेंज भी होता है। आपने गाड़ी खरीदी, कुर्सर से चलाई, बेच दी। समझ रहे हैं मेरी बात? दुकानदार लेकर आया डिफरेंट तरह की चीजें, उससे पिज्जा बनाया, बेच दिया। डिफरेंट तरह की सब्जियां, मीट लिया, मिल्क लिया, होटल है आपका, खाना पकाया, बेच दिया। समझ आ रही है मेरी बात? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो मैन मेड रिसोर्स में वैल्यू इन यूज भी है, वैल्यू इन एक्सचेंज भी है, यानी कि उसके इस्तेमाल का फायदा भी है, खरीदने बेचने में भी फायदा हो जाएगा। लेकिन कंज्यूमर गुड्स में क्या है? सिर्फ वैल्यू इन यूज है, वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। बोलो अग्रीड? अग्रीड। अब आए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे। देखिए बेटा, हमारे जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्स क्या है सर? सर फिर बता रहे हैं, हर वो चीज हमारा रिसोर्स है जो हमें आने वाले वक्तों में फायदा पहुंचाए। रिसोर्स क्या है? हर वो चीज हमारा रिसोर्स है जो आने वाले कल में हमें क्या पहुंचाए मेरा बेटा?
फायदा पहुंचा है, इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा है, समझ रहे हो? ये हमारा रिसोर्स है। अब रिसोर्स में स्कैरसिटी है, कमी है, लिमिटेड है रिसोर्स। बताइए, जितने पैसे आपकी फैमिली को चाहिए, क्या उतने हैं? नहीं सर। एक इदारे को जितने रिसोर्सेज चाहिए, क्या उसके पास है? कभी नहीं हो सकता। उसकी वजह है जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड है। अब देखो ना यार, नया फोन किसको चाहिए घर में? अम्मी को, अब्बू को, बच्चों को, सर सबको चाहिए। गाड़ी किसको चाहिए? सर सबको चाहिए। अच्छा घर हर क्लास के बच्चे को चाहिए। अच्छा घर, बड़ा घर, जहाँ रहते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इससे बेहतर, इससे अच्छा मिल जाए, सर बिल्कुल मना नहीं करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो जितने मैन मेड रिसोर्स हैं, जब आप उन्हें एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो कहीं ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको समझाऊं। आप बाजार गए 10,000 रुपए लेके कि किसी इवेंट के कपड़े लेने, शर्ट, ट्राउजर और शूज। अब एक बात बताओ, बाजार में तुम एंटर हुए और तुमने एक लिवाइस में जाके 7,000 रुपए की जीन्स ले ली। सुन रहे हो? आपको अच्छी लगी, आपने 7,000 की जीन्स ले ली। अब एक बात बताओ, इस 7,000 रुपए का जो जीन तुमने लिया है, जो जीन्स तुमने बाई किया है, अब शर्ट और शू कितने में आएगा? सिर्फ बताओ भाई, बताओ शू और शर्ट कितने में आएगा? आपके पास 10,000 थे, वो 10,000 लेकर आप मार्केट गए कि भाई मैं एक शर्ट पैंट और एक शू लूंगा। आपने 7,000 का जीन्स ले लिया। अब शू के लिए कितने बचे और शर्ट के लिए कितने बचे? सर सिर्फ 3,000। अब यार ये तो आएगी नहीं, इसमें अच्छी शर्ट भी नहीं आएगी, अच्छा शू भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने अच्छी पैंट ले ली, अच्छा ट्राउजर ले लिया, तो अच्छा शू और अच्छी शर्ट को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। इट मींस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स, अगर शू अच्छा लोगे तो शर्ट और ट्राउजर बुरा आएगा। शू ज्यादा, शर्ट ज्यादा अच्छी लोगे तो शू और, बोलो भाई, हाँ कमी हो जाएगी। तो सर, हम अपनी जिंदगी में हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। बताइए, बचपन से लेके अब तक, ये पहले भी दे चुका मिसाल, आपके अम्मा अब्बा ने जो आपको पढ़ाया है, ठीक है, कम ज्यादा मुझे नहीं पता किस स्कूल से पढ़ाया, ट्यूशन फी भरी नहीं भरी, लेकिन जिन हालात में भी उन्होंने आपको पढ़ाया, आपके बहन भाइयों को पढ़ाया, बताओ जितने पैसे उस वक्त से लेके अब तक खर्च हुए, अगर आपके अम्मा अब्बा आप लोगों को ना पढ़ाते और वो पैसे अपने आप पर कर लेते खर्च, तो क्या होता? सर वो ज्यादा अच्छा खा सकते थे, ज्यादा अच्छे कपड़े पहन सकते थे। भाई बोलो, मानते हो मेरी बात? नहीं मानते? होता नहीं होता ऐसा? बोलो ना। मगर उन्होंने अपनी हर जरूरत को कुर्बान कर दिया, हर इकोनॉमिक नीड को सैक्रिफाइस कर दिया, इन ऑर्डर टू मेक इट रिक्वायर योर स्टडीज। हाँ, तो वो जो उन्होंने अपनी जरूरतों को छोड़ा ना, वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। इट वुड बी द कॉस्ट, ध्यान से सुनो बोल रहा हूं मैं, द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन इन टर्म ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। मिसाल के तौर पे, मुल्क में सैलाब आ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मुल्क में सैलाब आ जाए, बताओ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है? सर गवर्नमेंट की तो प्योर जिम्मेदारी ये है कि जिन इलाकों में सैलाब आया, अल्लाह से माफी मांगे और वहां पर जाके रिहेबिलिएट करें, वहां के लोगों को दोबारा बसाएं, उनकी जमीनों को अलाइन करवाएं, वहां से पानी ड्रेन करवाएं, वहां खाने पीने का इंतजाम करें। बताओ अगर हुकूमत वहां सैलाब के इलाके में ये पैसे खर्च करेगी, तो बताओ अच्छे रोड सेक्रीफाइस होंगे या नहीं होंगे? यस सर। अब गवर्नमेंट रोड नहीं बना सकती, अच्छी तालीम सेक्रीफाइस होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली सर। गवर्नमेंट के रिसोर्स भी लिमिटेड है,
अगर गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड इफेक्टिव्स पे खर्च करेगी तो तालीम पे कम लगेगा, सेहत पे कम लगेगा। बोलो भाई, मान रहे हो मेरी बात? मैं नहीं मान रहे हो? तो सर, जब गवर्नमेंट इमरान खान वाला दौर था, पहले चलते नवाज शरीफ वाला दौर, नवाज शरीफ ने बनवाया, हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनवाए। तो जब मोटरवे बनवाया तो मुल्क में तालीम पे पैसा खर्च कम हुआ, सेहत पे पैसा कम खर्च हुआ, लेकिन मोटरवेज बन गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मोटरवे बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बिल्कुल ऐसे ही होता है हारिस, दूसरे मुल्कों में भी ऐसे ही होता है। बताइए, मोटरवे बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हेल्थ और एजुकेशन। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इंडिया से हालात खराब हो जाए, तो बताओ हमारा बजट, डिफेंस का बजट बढ़ेगा कम होगा? यस सर, बढ़ जाएगा। अब फौज को पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब जब हम फौज को बजट देंगे कि भाई लड़ो हमारे पड़ोसी मुल्क से, क्योंकि वो हमें थ्रेट करता है, हमारे मुल्क में टेररिज्म करता है, तो जब फौज इस थ्रेट को इंटिमेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए अपना वॉर हेड जमा करेगी, तो बताओ सेहत पे, तालीम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? बोलो भाई। सर, कम लगेंगे। उसकी वजह ये सब सेक्रीफाइस हो गया इन ऑर्डर टू मेक इट आवर नेशनल डिफेंस। अगर हम तालीम पर पैसा ज्यादा लगाएंगे तो सेहत पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम लगेगा। बोलो, मानते हो मेरी बात? सो हर एक इकोनॉमिक डिसीजन का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, बिकॉज रीजन बीइंग दैट कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम्हारी फैमिली प्लान करे कि अब हम सेविंग करेंगे, जल्दी बताओ, जब तुम्हारी फैमिली प्लान करे कि अब हम सेविंग करेंगे, तो बताओ जब वो सेविंग करेंगे तो वो अपनी कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, अब ईद आ गई, बकरीद आ गई, है ना, रमजान आ गए, रिलीजन से कोई हमारा भाई हिंदू है तो भाई होली आ गई, अब शॉपिंग होगी। तो जब ज्यादा खर्चा करोगे तो सेविंग क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या हुआ? सेविंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंजम्पशन है, और कंजम्पशन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बोलो जल्दी। सेविंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंजम्पशन है, कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करेंगे तो सेविंग होगी, और सेविंग, सुन रहे हो भाई, कंजम्पशन को सेक्रीफाइस किया तो सेविंग, है ना, कुर्बान। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बान करना। थोड़ा अंग्रेजी सही करो अपनी। तो सर, जब हम क्या करेंगे, जब हम अपनी कंजम्पशन सेक्रीफाइस करेंगे तो सेविंग हो जाएगी। और कंजम्पशन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सर, आप अपनी सेविंग सेक्रीफाइस करो, अब बचाओ कम और खर्च ज्यादा करो। जब हम खर्चे ज्यादा करेंगे तो सेविंग सेक्रीफाइस होगी, बचाएंगे ज्यादा तो कंजम्पशन सेक्रीफाइस होगी। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो भाई, समझ रहे हो? हाँ। तो हर एक इकोनॉमिक डिसीजन के पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। बोलो भाई, समझ आ रहा है इकोनॉमिक्स? क्या रिपीट कर दूं भाई? 6-7 एग्जाम्पल दे दिए मेरे दोस्त, मैंने 6-7 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। मैं इसी पे रहूंगा तो आगे बढ़ना है मुझे अब। सो जब आप एक इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं तो आप कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। मिसाल के तौर पे, आपने अपनी बहन की शादी का फंक्शन डिजाइन करना है। अब्बा ने बोला भाई ये 5 लाख रुपए ले लो, और जो है ना अच्छा शादी हॉल और खाना भी तुम्हारा कराना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आप गए, सुनो भाई, अगर आप 4 लाख रुपए का हॉल करेंगे तो हॉल तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, जबरदस्त, शानदार। लेकिन क्या सेक्रीफाइस कर दिया बताओ? अच्छा शादी हॉल तो मिल गया, लेकिन सेक्रीफाइस क्या हो गया बताओ? सर, अब अच्छा खाना नहीं हो पाएगा। आपने बोला अबे हॉल की खैर है, खाना टाइट करूंगा, खाना जबरदस्त होना चाहिए, लोगों को खाना याद रहता है, हॉल ऐसे ही आम सा करा लेता हूं। आपने बोला भाई 2 लाख रुपए का हॉल होगा या 1 लाख रुपए का हॉल करवाऊंगा बस, लेकिन खाना करूंगा 4 लाख का। तो जब ज्यादा अच्छा खाना करने जाओगे तो हॉल क्या हो गया? सैक्रिफाइस हो गया। हाँ, तो भाई समझ आया तेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अब आगे बढ़ जाऊं?
अबे जल्दी बोल दो जिसने सवाल पूछा था भाई। चले आगे। अब आगे आ गए तो ये जो रोड आप बनी हुई देख रहे हैं, इस पे जो नेविगेशन बनी हुई देख रहे हैं, ये क्या है? इकोनॉमिक गुड। और दूसरी तरफ जो ये ग्रास है आपके सामने, ये क्या है? ये है फ्री गुड्स। अब आगे नीड्स और वांट्स। ठीक। जब मैं नीड की बात करूं, सो नीड क्या है? दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, सच एज वाटर, फूड, शेल्टर। नीड क्या होती है सर? जो स्पेसिफिक हो, जो प्रिसाइज हो, जो मखसूस हो, वो क्या है? वो नीड है। नीड, नीड समझते हो? जो बुनियादी जरूरियात हैं, सेहत है, तालीम है, खाना पीना है, रिहाइश है, कपड़े हैं, ये हमारी सर्वाइवल मोड को इंटिमेट करते हैं। अगर हम अपनी नीड पूरी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। ये हमारे, आगे बढ़ू, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट नीडेड टू बी रिक्वायर्ड। अब वांट्स क्या है? दीज आर द परसीव नीड्स and has to be interpreted in the broader sense, means what people wish to buy, जिसकी वो ख्वाहिश करें। एक बात बताओ, आज जिस एरा में मैं और आप रह रहे हैं, मोबाइल फोन का होना नीड है या वांट है? सर आज जिस एरा में हम रह रहे हैं ना, आज के एरा में मोबाइल फोन नीड बन चुका है। लेकिन महंगा मोबाइल फोन होना, 15 Pro Max होना, ये क्या है सर? ये वांट है। आज के एरा में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना नीड है। लेकिन महंगी गाड़ी, मर्सिडीज, लिम्बोर्गिनी, है ना, ऑडी, मॉश, बुगाटी, फरारी, लैंड क्रूजर का होना, ये वांट है। खाना खाना नीड है। 5 स्टार में खाना वांट है। कपड़े पहनना नीड है। ब्रांड के कपड़े पहनना वांट है। सो द विश ऑफ द सोसाइटी इज नाउ सपोज टू बी कंसीडर्ड एज वांट्स। एक बात बताओ, इंसान की ख्वाहिशात की कोई हद है? ह्यूमन वांट्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड? सर अनलिमिटेड। क्यों कर रहे हो सीए? बोलो लालची लोगों, बोलो लालची लोगों, बोलो सेल्फिश, बोलो। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? कौन था वो? मादा परस्ती क्या बोल रहा था बे? क्या बोल रहा था? कौन था वो? कौन था वो मादा परस्ती? कहाँ गया वो? क्या करना है बेटा? हाँ हाँ, क्यों बेटा, क्यों कर रहे सीए? सर फ्री में ऑडिट करूंगा। घर जा जा के, कंपनी जा जा के बोलूंगा करवा लो ऑडिट। एक ऑडिट पे एक फ्री ऑडिट। नहीं सर, बेचूंगा अपने आप को, मादा परस्त। बेचूंगा सर, बेचूंगा। बेचूंगा, महंगे से महंगा बेचूंगा। जो कंपनी जितने पैसे लगाएगी, अच्छे से अच्छी कंपनी में चला आऊंगा। समहाउ सर, निजाम ऐसा है। हम मॉनेटरी सिस्टम में रहते हैं, हमारी इकोनॉमिक नीड्स पैसे के बगैर, वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पे कादिर है, लेकिन अल्लाह ने सबब दिया है भाई। और ज्यादा पैसे कमाना बुरी बात नहीं है। ज्यादा पैसे कमाकर अपने अपने घर वालों का ख्याल रखना, जायज हलाल माल कमाना, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखना, लोगों पे खर्च करना। मैं तो कहता हूँ एक एक दुआ मैं कहता हूँ कि मुफलिसी ना मांगे आदमी, बड़ी बुरी चीज होती है। अल्लाह से मांगे, एतदाल मांगे, और अल्लाह से बोले कि अल्लाह पाक माल दे, मगर माल की मोहब्बत ना दे। नहीं नहीं, अब ये सब बातें काशिफ भाई, ये इस्लामियत की क्लास में पढ़ लो, इकोनॉमिक्स की क्लास में ना ऐसे नहीं। देखो, ऑडिटर बन के तुम कंपनी को ये सिखाओगे ना कि सर बॉस कम कमाओ, आखरत बनाओ, वो बोलेगा भाई सैलानी का ऑडिट कर ले जाके फ्री में। ऑडिटर बन गया तो केपीएमजी में कंपनीज का, बैंक्स का ऑडिट करेगा, तो ये थोड़ी ना पढ़ाएगा इस्लामियत उनको। तू तो वहां पे प्रॉफिट बढ़ाने के तरीके बताएगा मेरा बेटा। ठीक है। हाँ, माल होना बुरी बात नहीं है, माल की मोहब्बत होना, उसके ऊपर सांप बन के बैठ जाना, हाँ ये खतरनाक है। आप माल मांगे लेकिन माल की मोहब्बत ना मांगे, खर्च करने का जज्बा मांगे। बताओ, ये जो इदारा आज सैलानी चल रहा है, यार ये उन्हीं लोगों की वजह से है ना, जो 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 फंड्स दे रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा दिल दिया हुआ है
कि यार हम खुद नहीं कर पाए सीए यार, लेकिन बच्चे करें यार माशरे में। हम खुद बड़ी मुश्किल से पढ़े सीए यार, लेकिन सर अब तो हम क्वालिफाई हो गए, लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन हम पैसा दे रहे हैं। तो पैसा कमाएगा तो खर्च करेगा ना पिंडू। अभी तू चैरिटेबल इदारे के पास चला जा, खड़ा हो जा, बाहर हाथ जो फैला फैला के दुआएं मांग, अल्लाह इस इदारे को आगे बढ़ा दो। वो बोलेंगे ओ बाबे साइड पे खड़ा होके दुआ कर ले, अंदर उनको आने दे जो चंदा देने आ रहे हैं, चल शाबाश साइड पे हट जा, मादा परस्त। माल से मोहब्बत नहीं, नेचुरल नहीं है, नहीं मांगे आप, माल से नफरत करें। माल कमाए जरूर मगर खर्च करने का जज्बा रखें। मोहब्बत करेंगे तो फिरौन बन जाएंगे, नमरूद बन जाएंगे, कारून बन जाएंगे, हामून बन जाएंगे। मोहब्बत ना करें, खर्च करने का जज्बा मांगे। साहबा के पास माल था, हजरत उस्मान ने देखो बाग खरीद के दे दिया, अल्लाह के नबी के एक कहने पे कुआं खरीदा हजारों धर्म का और दे दिया उम्मत के लिए। तो माल था उनके पास मगर माल की मोहब्बत नहीं थी। तो माल होगा तो दूसरों की मदद कर पाओगे ना बे। तो सर क्या नीड और वांट्स का फर्क समझ में आता है? समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर? आगे बढ़े। अब सर फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? दुनिया का हर इकोनॉमिक एजेंट, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, तमाम के तमाम इस मसले से जुड़े हुए हैं। क्या वो मसला है? द एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज। कैसे इस्तेमाल करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ताकि अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। इसका मतलब ये तय है कि जितने इकोनॉमिक एजेंट हैं, जितने इकोनॉमिक एजेंट हैं, सबकी ख्वाहिशात लामहदूद है मगर सबके वसाइल, सबके रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज एक्ट रैशनली। हम फहम से काम लेते हैं, कॉमन सेंस को यूज करते हैं, रिसोर्सेज को स्मार्टली यूटिलाइज करते हैं। आप सारे बहन भाई घर में हैं, सारे बहन भाई घर में है ना? अम्मा किचन में काम कर रही है। अब वो एक भाई एक कमरे में बैठा है, दूसरी बहन दूसरे कमरे में बैठी है, एक बहन तीसरे कमरे में बैठी है, ड्राइंग रूम का पंखा जल रहा है, पैसेज की लाइटें जल रही हैं, सारे घर के पंखे चल रहे हैं। अम्मा थोड़ी देर तक काम करती रहेंगी, किचन में से आवाज देती रहेंगी, फिर आएंगी, फिर अम्मा के अंदर से निकलेगा, है ना? अम्मा 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 के अंदर से क्या बाहर निकलेगा? शौहर, शौहर का हमदर्द। गालियां देंगी, निकम्मो, नालायकों, निठल्लों, बेवकूफों, सारे घर की लाइट पंखे जल रहे, हरामखोर लेटे वो, तुम्हारा बाप सुबह से जाता है कमा के लाता है इसलिए कि तुम जब उठ देख रही है बंद नहीं कर रही लाइट। अल्लाह पूछे तुम लोगों से, बेशरम कहीं के, कोई एहसास नहीं है बाप का, बेचारा इतनी मेहनत से कमाता है, फिर सब एकदम हलचल मचेगी, लाइट पंखे बंद हो जाएंगे। क्यों बॉस? बिकॉज हम जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। We must have to utilize our resources in such a way that we can maximize the level of satisfaction. सुन रहे हो मेरी बात? तो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब, एलोकेशन का मतलब स्मार्टली यूटिलाइज करेंगे। कैसे? जब अब्बा घर में पैसे लेकर आते हैं, अम्मा अब्बा तुम लोग बैठ के क्या करते हो? एलोकेट। ये लो बेटा अपनी ट्यूशन फी, है ना? आपने बोला नहीं अब्बू, आई ज्वाइन सैलानी, अल्लाह की रहमत से पढ़ाई अच्छी चल रही है वहां पे, एंड आई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं क्लियर करूंगा, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर। तो बोला क्यों? तुम तो बोले सीए। बोला अब्बू कर रहा हूँ सीए, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में कर रहा हूँ, आप ये पैसे रखो, बहन का भर दो मेडिकल की फीस। क्या बात है यार, जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो यार ये सैलानी वाले क्या ज़कात सदका? नहीं नहीं अब्बा नहीं, ये फंड बना के दे रहे हैं, ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग इसको फाइनेंस कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना है हमने, लाजमी, सारे बच्चों ने, ये मेरा मैसेज है, पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना है। अलीशा खान ये स्क्रीन पे ना लिखें प्लीज, पोर्टल पे रजिस्टर होना है। 1500 रुपए का पोर्टल फी दे दे, बाकी बुक्स वुक्स चाहिए होंगी तो लूंगा, स्टेशनरी के पैसे लूंगा इंशाल्लाह, घर बैठ के अब्बू पढ़ूंगा, अल्लाह ने चाहा तो आपको 5 महीने के अंदर 5-6 पेपर क्लियर करके देता हूँ सीए के, फिर आप बात करिएगा मुझसे, अभी तो मुझे पढ़ने दें। सो क्या है, अब्बा अब्बा वो पैसे एलोकेट करेंगे किसी और जगह। बेगम ये लो इसने पैसे बचा लिए, हमारा फ्रिज खराब हुआ है काफी दिन से, ये एक काम करते हैं फ्रिज बदल लेते हैं, 30,000 रुपए की फी पैसे बच गए, अभी 60,000 रुपए बच गए, अभी जाओ ना जरा पूछो जाके फीसें क्या है,
60-60, 80-80, 90-90, लाख-लाख, 1.5 लाख रुपए फीसें हैं भाई पीआरसी। फ्री में बैठ के पढ़ रहे, घर में उठ के बैठो निकम्मो, कैसे टांगे फैला के लेटे हुए गधे, सीधे होके बैठो बिल्कुल। तो सर व्हाट वी डिड, वी हैव टू एलोकेट आवर रिसोर्सेज। ये लो ट्यूशन फी, ये लो ग्रोसरी के पैसे, सही है, ये ले ट्रांसपोर्टेशन के पैसे, ये लो घर का यूटिलिटी का बिल, अरे भाई घर का रेंट तो दे दे, अच्छा भाई ये ले लो। अब आप आगे फरमाइश करने, अब्बू आज खाना बाहर से खा ले, बेटा 1 मिनट रुक जाओ जरा सारा हिसाब कर लूं। अब्बा ने देखा हाँ यार सब हिसाब हो गया, बच गया मेरे पास 15-20 हजार। बच्चों की ख्वाहिश है यार, जा बेटा जा, ये ले 5 हजार, आज ले आ खाना जो दिल कर रहा है। क्या है ये? एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज है टू कंपनसेट योर अनलिमिटेड वांट्स। लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप अपने महदूद वसाइल को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि उससे मिलने वाला बेनिफिट मैक्सिमाइज हो जाए। बोलो अग्रीड, बोलो अग्रीड। कोई मसला, कोई परेशानी, समझ में आ रही है सारी बात? चलो अब जरा वो लोग रिस्पॉन्ड करें जिनकी आज पहली क्लास थी, जिन्होंने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, या जो साइंस के बैकग्राउंड में थे, या जो आज पहले दिन हमारे सैलानी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। जरा वो काइंडली अपना अपना जो है वो फीडबैक दें, क्या सारी बातें समझ में आ रही हैं? ऑल क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई इशू? क्या लगता है समझ में आ रहा है सब कुछ? तो जरा ग्रुप पे भी अपना फीडबैक देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कल परसों फिर मुलाकात होगी दोबारा। जी जी हारिस भाई, जी हारिस भाई, हारिस शाह खान साहब आपकी पहली क्लास है, तो आप अपना फीडबैक। ठीक है, तो जैसा एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह, हमें किसी चीज को बेहतर करना है तो वो बताइए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी यहाँ से। अच्छा इंटर कॉमर्स है तो अच्छी बात है, आपको और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह और बेहतर एनर्जी के साथ कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है रिदा, रिदा आप मेडिकल से हैं लेकिन समझ में आया मेरा बेटा आपको? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना फीडबैक ग्रुप पे दीजिए, जो ग्रुप है ना, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसमें फीडबैक देंगे भाई सर समझ आया नहीं आया, ताकि मैनेजमेंट को लगे कि हाँ भाई हमारे बच्चे सेटिस्फाई हैं। चलें भाई बच्चों, अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह मुझे आपको, मेरे आपके घर वालों को आ, सब बता देंगे भाई, सब बता देंगे। अभी पहले पहला तो इंट्रोडक्शन ले लो, अब सारी चीजें एक दिन में कैसे होंगी मेरी बहन? ये इतनी जज्बाती वो सही नहीं है ना। सिलेबस वैसे आप डाउनलोड कर सकती हैं आई कैप की वेबसाइट से, ठीक है, वैसे हम भी बता देंगे आपको, दे देंगे। ठीक है, स्टडी टेक्स आप ऑनलाइन ले लें, ऑनलाइन ले लें, ऑनलाइन ले लें, ऑनलाइन खरीद लें। ठीक है जी, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह मुझे आपको कौन सा लेना है टैक्स, वो बेटा डाउनलोड होगा, फ्री होता है। ये हारिस भाई आपको बता देंगे, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। फ्री डाउनलोड होता है ठीक है, फ्री डाउनलोड होता है। अगली क्लास में चीजें और क्लियर होंगी, अभी सारी क्लासें ले लो, सारे टीचरों से मिल लो, फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। ठीक है, सारा राशन मिलेगा टाइम से। चले, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह मुझे आपको, मेरे आपके घर वालों को सेहत ईमान आफियत के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम। अपना फीडबैक दें ग्रुप पे।